अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना आसान है। तो मैं बोलना चाहूँगी जी हाँ, अगर आप सही ढंग से तैयारी करते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत आसान है। हे एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट राधा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है जिसमें आपको चीज़ों को याद रखना पड़ता है, फैक्ट्स को याद रखना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है। ये वह एग्ज़ाम है जो आपकी एडवोकेसी स्किल को चेक करता है कि आप बेयर एक्ट को पढ़ के समझ पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जब एडवोकेट का काम क्या है कि वो कोर्ट में जज के सामने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करे, तो उसके लिए वो किसकी सहायता लेता है? इसके लिए वह बुक्स, बेयर एक्ट, इनकी सहायता लेता है। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी वही एग्जाम है जिसमें आप क्वेश्चन को समझें। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को कैसे बेयर एक्ट में से निकालें, सेक्शन कहाँ है और चीज़ें कहाँ हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके क्लाइंट को हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली AIB एग्ज़ाम भी उसी के क्राइटेरिया पे बनाया गया है और ये बहुत ईजी एग्ज़ाम है। मेरा जो एनरोलमेंट है बार काउंसिल में वो मेरा अक्टूबर में हो पाया था। तो मुझे याद है कि अब मेरा एनरोलमेंट हो गया था तो मैंने सोचा चलो ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर भी दे लेते हैं इसी साल। तो मैंने पेपर देने का डिसाइड किया तो डेट निकल चुकी थी, बट फॉर्चुनेटली वो डेट एक्सटेंड हो गई। तो मुझे याद है 26 नवंबर को तक लास्ट डेट थी, आप भर सकते हैं। तो फिर मैंने फॉर्म भरा और मुझे याद है कि पेपर 10 दिसंबर को हुआ था। तो देखा जाए तो मेरे पास 15 से 20 दिन थे जिसमें मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकती थी। और एक और बात जिसने मुझे मोटिवेट किया वो ये था कि इसकी जो फीस थी वो अराउंड 3000 थी। तो अब मैंने सोचा यार इतना 3000 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो क्यों ना इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जाए। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। यह एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना भी बहुत ईजी है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 जो मैंने दिया था वो एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर में कंडक्ट हुए थे उससे टफ आया था। एज अ रिज़ल्ट शोज़ कि इसमें जो 50% से ज़्यादा स्टूडेंट थे वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, पर मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में सफल हो पाई। अगर आप भी सही ढंग से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप भी इसको 15 डेज़ में अपना एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ये एग्ज़ाम केवल एग्ज़ाम नहीं है, ये एक लीगल प्रोफेशन में जाने की शुरुआत है। ये आपका भविष्य बना सकता है ये एग्ज़ाम, नहीं तो आप ये एक मौका खो देंगे। तो आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और उस जो भी टाइम है उसमें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब मैं इस वीडियो में आगे आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो आपको मदद करेगा कि इतने कम समय में आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब हम इस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने की जर्नी को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला जो हमने फॉर्म भरा था उसके बाद जो हमको 15 to 20 डेज मिले उसका, और दूसरा हमारा पार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे कि आप जब का एग्जामिनेशन फॉर्म जब भर दिया है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे हैं, आप उस टाइम पे अपना माइंड सेट क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे जिससे आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ईजिली क्वालिफाई कर सकें। तो पहले हम जो देखेंगे वो हम पहले देखेंगे कि आपका जो 15 से 20 दिन का टाइम है तो उसमें आप कैसे एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हमने फॉर्म फिल कर दिया है और हम पहली स्ट्रेटेजी देख रहे हैं जब आपके पास 15 से 20 दिन है। इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे जो कुछ 5 या 6 पॉइंट्स हैं। जैसे कि सिलेबस पे हम एक बार नज़र डालेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे हम, फिर हम इसमें देखेंगे बुक्स कौन सी रेफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें देखेंगे कि शॉर्ट नोट्स कितने बनाने चाहिए और कैसे बनाने चाहिए, और इसमें हम काफ़ी और चीज़ें भी देखेंगे। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पहला था सिलेबस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट पे जाएंगे, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करेंगे और उसमें लगभग 19 सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें केवल कुछ 10 to 11 जो सब्जेक्ट्स हैं वही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि उनको अलग कर लेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या था 15 to 20 डेज से, तो हम क्या करेंगे ईच सब्जेक्ट पर डे करेंगे। इससे क्या होगा कि हम गो थ्रू द कर लेंगे सब्जेक्ट्स को, कि एक बार नज़र में आ जाएंगे सब्जेक्ट्स। दूसरा पॉइंट होगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, जो हमने
पर डे जो डिवाइड किया है वो कैसे करें। तो मैंने क्या किया था, शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होता है, जब लागू हुआ था हमारा कानून, तो उसका क्या डेट है वो मैंने बना लिए थे। और मैंने जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको मैंने लिख लिया था, लीगल मैगजीन्स हैं उनको एक जगह लिख लिया था, और जैसे छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है उनको भी मैं एक तरफ लिखती जा रही थी। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो यूट्यूब पे जो इन शॉर्ट्स वीडियोस होती है ना सब्जेक्ट वाइज, तो वो आप उनको भी देख सकते हैं, वो आपकी कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसे आपको हेल्प करेगा। अब हम तीसरे पॉइंट की और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इस एग्जाम में भी है। तो मैंने क्या किया था, उनका प्रिंट आउट निकलवा लिया था और मैंने सारे एमसीक्यूज लगाए थे। इससे क्या था, मुझे एग्जाम का टफनेस और किस लेवल का एग्जाम आता है मुझे वो समझने में आसानी रही थी, जिससे मैंने अपने आप को भी एनालाइज किया कि मैं मतलब मेरा लेवल क्या है, मेरा अभी प्रिपरेशन मुझे किस स्तर की करनी है। फिर मैंने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। मैंने इनमें क्या किया था, जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मैंने क्या किया था, जो केस लॉज थे ना उनको मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो सारे केस लॉज आए थे और वो मैंने एक जगह लिख लिए थे। फॉर्चुनेटली उनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे जो केस लॉ थे वो रिपीट हुए थे, तो मैं उनको इजीली कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाई थी एग्जाम के टाइम पे। तो ऐसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पैटर्न समझाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आपको आगे की तैयारी कैसे करनी। अब हम बुक्स की तरफ चलते हैं, मैंने क्या क्या बुक्स रेफर की थी। तो सबसे पहले आपको सारे बेयर एक्ट परचेज कर लेने हैं, और मैंने इसके साथ क्या किया था, जो यूनिवर्सल या सिंगल्स के जो पब्लिकेशन होते हैं ना उसकी मैंने बुक्स परचेज कर ली थी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो उससे क्या हुआ था, जब जैसे आपके पास बुक्स होती हैं तो आपको उनको एक बार पढ़ लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, उसमें से जो क्वेश्चंस थे ना उनको मैं एमसीक्यू लगा लेती थी, तो ये मेरी काफ़ी हेल्प किया। तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि एमसीक्यू को सॉल्व करना जरूरी है या नहीं। तो जैसे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट है। तो इसमें क्या होगा, आप जितने से ज़्यादा जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपको एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल फील होगा, जिससे क्या होगा, आप जैसे आपने एमसीक्यूज लगाया तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो आप इजीली उधर अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो मेरा टारगेट रहता था कि पर डे मुझे 40 to 50 क्वेश्चन तो लगाने हैं, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट के लगाएं। तो आप इजीली इस एग्जाम को ऐसे क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हम 2 पार्ट में इसकी प्रिपरेशन करेंगे। हमने पहला पार्ट वो कवर कर लिया। अब दूसरा है कि हम एग्जाम सेंटर पे हैं, हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, अब हमको इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे इसकी ओमार भरें कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो बेसिकली इसमें डरना बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें आपको, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 मार्क्स लाना होता है, और अगर आप जैसे अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाना होता है। तो 45 क्वालिफाइंग है, आप 45 से कितना भी ज़्यादा लाओ आपका रिजल्ट में शो नहीं होता है। जैसे मेरे रिजल्ट में बस पास या फेल का आया था, तो मेरे रिजल्ट में पास लिखा हुआ आया था। तो हर किसी के रिजल्ट में ऐसे ही होता है कि आप पास है फेल है, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उसी हिसाब से ये आपको डेली मोटिवेट भी करेगा कि यार मुझे 45 मार्क्स लाने में ला सकती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है ऐसे। अब हमने देखा कि हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में हम इसको भी कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर कैसे हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। और हम जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कंडीशनल बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको कैसे एग्जाम टाइम पे हमारा क्या एटमॉस्फेयर रहना चाहिए, हमारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए, वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे नेगेटिव मार्किंग। तो देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। अब आप पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आप जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो सबसे पहले आप पलट के देखिए सारे पेजेस को कि इसमें इसका लेंथ क्या है। इससे क्या आपका दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि इतने क्वेश्चन से अब मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर दूसरी ट्रिक क्या होगी कि आपको जैसे इसमें क्या सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस असाइन होते हैं, जैसे एक जगह होगा कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे, एक जगह होंगे क्रिमिनल लॉज होंगे, एक जगह सिविल लॉज होगा। तो आपको क्या करना है,
एक पार्ट वाइज आप इसको पिकअप करना है, जिससे आपका क्या होगा, जैसे आप डायरेक्ट से आंसर जो सर्च करोगे ना तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। तो आप इजीली एक सेक्शन वाइज करते चलिए। और हाँ, और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल के आपने जो क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट कर लिए, तो आप क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आप फिल कर दो। या आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया था कि जैसे मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो मैंने पहले पलट के देखा कि कितने क्वेश्चन से क्या है। फिर मैंने क्या किया, जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले मेरे को जो था जैसे केस लॉज का हुआ या जो भी सेक्शंस के जो मुझे याद थे थोड़े बहुत या जो भी था, मैंने क्या किया उनको पहले फिल कर दिया। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको मैंने पहले टिक मार्क कर दिया, फिर ओएमआर में फिल कर दिया। इससे क्या था कि अब मुझे पता चल गया कि मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जो मैं फॉर श्योर मुझे जो श्योरिटी है कि मेरे आंसर सही जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक रिलैक्स मिलेगा कि यार ठीक है यार, मैंने इतना तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया है ना, अब आगे का मुझे अपना स्ट्रेटेजिकली अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे मुझे ये हेल्प किया था। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसमें हमने देखा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड किया, ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शंस को। 4 ऑप्शन है तो पहले देखेंगे ए ऑप्शन क्या बोले। मान लो कि ए ऑप्शन में दे रखा है सेक्शन 15। अब मान लो सेक्शन जो ऑप्शन 2 है उसमें दे रखा है सेक्शन 20, फिर ऑप्शन जो 3 है उसमें सेक्शन 25, ऑप्शन जो 4 है उसमें सेक्शन 30। तो हमको क्या करना है, अब हमको ये भी देखना है कि सेक्शन जैसे क्या होता है कि हमने जैसे देखा क्वेश्चन किससे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने जैसे आपको बताया कि सारे जो सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल या क्रिमिनल या सिविल तो एक साथ होते हैं। तो पहला तो हिंट ये होगा कि भाई अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ही पूछेंगे। दूसरी ट्रिक क्या है कि आपको क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे आर्टिकल्स हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, और जैसे सेक्शंस हुआ तो सिविल का, क्रिमिनल का और अदर्स का होगा। तो आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ के पता चल जाए कि ये किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो आप बेयर एक्ट लेके गए हैं सारे बेयर एक्ट लेके जाइएगा। जो आप सारे जो बेयर एक्ट लेके गए उसमें से आप क्या करेंगे, जैसे जो क्वेश्चन था उसका आपको पता चला कि ये आपको पूछा गया है कि सिविल लॉ से पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आपने क्या किया, सीपीसी का बेयर एक्ट निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे कि बेयर एक्ट निकाला, आप सीधे जो सेक्शंस हमने मेंशन किए थे जैसे 15, तो हम 15 में देखेंगे अच्छा ये ऊपर जो लाइन दे रखी है क्वेश्चन की वो उसमें मैच कर रही है। अगर आपको लगता है कि 15 में नहीं है तो आप और ऑप्शन देखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको उसमें मिल जाएगा, आपको इंडेक्स बस देखने की जरूरत है, आपको इंडेक्स में ही उसका आंसर मिल जाएगा। ये मुझे बहुत हेल्प किया था कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था, जो इंडेक्स में दे रखा था मैंने उससे आंसर मुझे ऐसे मिल गया था। तो आपको भी ऐसे आंसर्स मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हमको इंडेक्स से नहीं मिलते हैं, हमको क्या है बेयर एक्ट को अंदर भी देखना पड़ता है। जैसे टाइम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्यों बोल रही थी कि बेयर एक्ट लेके जाना है, जैसे मान लो कुछ जैसे जो हम समझते हैं कि जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो उनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बेयर एक्ट के कि आप बताइए कि ये इसमें कौन सा सेक्शन यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आप अगर आप सारे बेयर एक्ट लेके जाओगे तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा उधर कि हमको ये बेयर एक्ट दे दो, आप अपना लेके जाइए, अपना उसमें आंसर फिल कीजिए और आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं आपको बता रही थी कि कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन को जो इंडेक्स से नहीं मिलते उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपने इंडेक्स में देख लिया, तो इसके लिए वही है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है कि टाइम बेस्ड क्वेश्चन, तो इंडेक्स में पहले आप जाओ कि वो क्वेश्चन, जैसे इसमें भी ऑप्शन हेल्प करेंगे कि वो ऑप्शंस में देखो कि कौन से सेक्शंस की बात कर रहा है। फिर आप देखो कि यार इन सेक्शंस में तो मिल नहीं रहा, तो आपको अब क्या करना है, अंदर जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है सेक्शन का वो आपको पढ़ना है, आपको जल्दी से वो गो थ्रू करना है। जैसे डिजिट, जैसे आपको उसमें दे रखा है 10, 5, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो आपको वो देख लेना है कि उसमें कहीं कुछ ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। आप मतलब उसको अगर आप देखेंगे ना क्वेश्चन को, आपको समझ में भी नहीं आए कि क्या क्वेश्चन है, फिर भी आप उसका आंसर ढूंढ लेंगे, वो डिजिट्स उसके अंदर दे रखी होती हैं। तो ऐसे जो हमको लगता है यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड नहीं आया है, तो आपको वो भी आंसर्स मिल जाता है। अभी सेकेंड टाइम में जब आपको OMR फिल करनी है, क्योंकि अब आपने सब्सटेंशियल क्वेश्चंस फाइंड कर लिए, अब आप उनको OMR फिल कर दीजिए। तो अब आपने फिल कर दिया, अब
आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब आपको बचा हुआ टाइम होगा, आप उसमें अब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अब इसमें ना ABCD BBCD ये मत कीजिएगा। अब इसमें भी आप जाइए, आप क्वेश्चन में जाइए, आपको फिर एलिमिनेट कीजिए, कुछ आपको हिंट्स मिलेगा तो आप ऐसे कीजिए। बट अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चंस को देख के फिर करके आइए, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो आप 40 to 45 मार्क्स कैसे ला पाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार इस चीज को क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है पेपर। आप पेपर टाइम अगर आप स्ट्रेटेजिकल चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, सेक्शन वाइज आप OMR फिल करेंगे, सेक्शन वाइज करेंगे, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं आखिरी में कि हमको, जैसे हमने एग्ज़ाम से पहले ही और एग्ज़ाम की बात देख लिया कि हमको कैसे एग्ज़ाम की प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी थी। अब कुछ बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन। जैसे मेरा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन भरा है तो मुझे करना है, और ये ईजी भी है। आप पहले अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि ये एग्ज़ाम ईजी है, आप इसको क्लियर कर सकते हैं, आप तभी इसको क्लियर कर पाएंगे। और अपने फ्रेंड से भी आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे वो पढ़ रहे हैं तो आप साथ में उनके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। होप सो यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And if you have any doubt related to the above video, please comment below in the comment section. I will definitely answer your questions.